संदीप जी, मैं आपसे आपको लेने से पहले मैं एक चीज आज मैंने देखा, और वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर ले रहा हूं क्योंकि अब बीजेपी का जो एक था ना कि हम सबको बांट के चलेंगे, हमारे विपक्ष के वोट बढ़ जाएंगे तो हमारे पास अपने वोट हैं। मैं एक थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है लेकिन बता दूं, आज केजरीवाल साहब को मैंने फिर से दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए देखा। आपको मतलब आपको ताज्जुब होगा। एक तो मुझे ये लगता है कि जो शायद कोचिंग मोदी जी ने जिससे ली है उसी गुरु ने इनको भी पढ़ाया है, क्योंकि वो जो आज जिस ढंग से उन्होंने राजा की कहानी सुनाई, उन्होंने ये कहा सुनाया कि अच्छा वो अब समझ गए हैं कि भाई नाम लेने से ये लोग पकड़ते हैं। आप विधानसभा के अंदर आपकी बात की का कोई प्रिविलेज है आपकी। उन्होंने दो एक मिनट में मैं सुना दूं, उन्होंने कहानी सुनाई राजा रानी की। उन्होंने कहा एक बहुत महान देश था, वहां एक राजा रानी था, लेकिन इस राजा में रानी नहीं है मेरी कहानी में, यहां केवल राजा है। राजा बहुत चौथी पास था, राजा गरीब घर में पैदा हुआ। मां को जब बताया गया कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, राजा उसका चौथी पास के बाद उसका मन नहीं लगा तो गांव से भाग गया। और ये स्टोरी सुना रहे हैं, और उसने चाय की दुकान खोल ली। अब चाचा, और चाय की दुकान कहां खोली? उसने रेलवे लाइन के किनारे चाय की दुकान खोली। ये सब वो स्टोरी सुना रहे हैं। अच्छा, अब राजा जी, महान देश के राजा जी ने वो चाय की दुकान खोल ली, और फिर वो लोगों को भाषण देता था बिना बात के। उसको अच्छा लगता था, लोग सुनते थे, फिर वो खटिया पे खड़े होकर भाषण देता था। फिर वो राजा जो था वो बन गया राजा, और वो तो चौथी पास था, उसको समझ में नहीं आता था। तो कुछ कुछ अफसर आके पूछते थे साहब ये है, तो वो कहता था हाँ हाँ ठीक है। उसको लगता था पूछ लूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। फिर उसको यहां तक बोले, फिर राजा को लगा कि नहीं, अब मुझे तो एक डिग्री भी चाहिए क्योंकि लोग मुझे पढ़ा लिखा समझे। तो उसने कहा एक डिग्री मेरे लिए जारी करो, तो उसकी एक डिग्री जारी कर दी गई। फिर राजा साहब को लगा, कुछ लोग आके बोले कि ये नोटबंदी कर दोगे तो सब ठीक हो जाए। मतलब इस तरह से मैं सिर्फ इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि शायद जो उन्होंने अब उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की, केजरीवाल को कल बुला के सीबीआई में 9 घंटा पूछताछ की। मुझे लग रहा है ये सारी चीजें धीरे 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 विपक्षी एकता को एक जगह करती जा रही है। और मैं अब मूल प्रश्न पे आता हूं। राहुल गांधी ने कल एक डेटा भी दिया, क्योंकि आप उस डेटा पे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार के सारे सचिव हैं उसमें ओबीसी एससी एसटी केवल 7% है। 7%, मतलब 7% सचिव हैं। और हमारे यहां ये बार बार कहा जाता है कि देश के राष्ट्रपति हमारे वो क्या जनजाति से आती हैं, शेड्यूल ट्राइब। उससे पहले कहा था शेड्यूल कास्ट। ये कहने के बाद इस देश का आप प्रेसिडेंट तो बन सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले, आप इस देश में सचिव नहीं बन सकते हैं, जो अभी की पॉलिसी है। उस पे उन्होंने सीधे सीधे वो किया है। मैं जरा इस पे आपसे समझ लूं कि ये एक बहुत दिनों की डिमांड है, और ये क्यों नहीं फुलफिल हो रही थी नहीं मालूम, लेकिन अब राहुल गांधी ने इसको मुख्य मुद्दा बनाया। संदीप भाई साहब। जी आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे बहस आयोजित करने के लिए। हम लोग तो पूरा एक सम्मेलन करना चाहते थे जिसमें गौतम कुमार प्रीतम को आना था बिहार से, लेकिन वो तारीखों का तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाया। फिर भी राजीव यादव ने परसों लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में इसकी बात की, जाति आधारित आरक्षण की। तो देखिए, ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण को खत्म करना चाहता है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के सामने मोहन भागवत ने खुल के कह दिया था, और फिर नरेंद्र मोदी जी को डैमेज कंट्रोल मोड में जाना पड़ा और कहा कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं आरक्षण को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा। और व्यवहारिक तौर पे सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने बड़ी चालाकी से एक जातियों का गणित बैठाया है, जिसको हम देख सकते हैं कि यादव को छोड़ के, अब तो यादव भी कुछ उनके साथ आ गए हैं, यादव को छोड़ के जो दूसरी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, और दलित में जो मायावती की जाति है उत्तर प्रदेश में चमार, उसको छोड़ के जो दलित जातियां हैं,
ऐसे सारे जातियों के बड़े नेताओं को उन्होंने साथ में लेने की कोशिश की है, जिससे कि उन समुदायों के कुछ वर्ग, कुछ लोग उनके साथ आ गए हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से अपने देश में पूरी राजनीति जो है जाति आधारित है। जातियों के समूह अपने अपने नेताओं के साथ बंधे हुए हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य से लेके बीच में वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी लेके आए, और फिर अनुराधा पटेल की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, और इस तरह से अन्य जो ओबीसी नेता हैं, उनके समूहों को वो सीधे भाजपा में या भाजपा के साथ गठबंधन में लेके आए। और दलित नेताओं में देखिए बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता एक जमाने के कौशल किशोर आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पासी बिरादरी के बड़े नेता हैं। जाहिर है कि उनका भी जो पूरा समूह है वो भाजपा के साथ आ गया है अब। और बीच में उदित राज भी आए थे, लेकिन खैर उनको समझ में आ गया कि उन्होंने गलती की, वो वापस चले गए छोड़ के। तो इस तरह से इन्होंने, बल्कि ये तो उनका नारा था, दो को छोड़ सबका साथ। तो सारी बिरादरियों के बड़े नेताओं को साथ में लेके उन्होंने इस तरह का समीकरण बैठाया कि वो सत्ता में पहुंच गए। नहीं तो हम लोगों का मानना था कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, यानी कि जो अपर कास्ट, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, इसके आधार पे वो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते। तो ये चालाकी इन्होंने की है। और नरेंद्र मोदी अपनी ओबीसी होने का खूब फायदा उठाते हैं वो। लेकिन उसी तरह से है जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं, इसके पहले वाले अनुसूचित जाति से थे। और वो ऐसा लगता है कि एक बहुत सामान्य पृष्ठभूमि का चाय बेचने वाला ओबीसी समुदाय का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि नरेंद्र मोदी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं है कि वो ओबीसी के नेता हैं, वो इसलिए प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उनके पीछे अडानी और अंबानी का पैसा है। क्योंकि उनके जैसी काबिलियत, और वो जितने बार मुख्यमंत्री रहे वैसे दूसरे भी लोग भाजपा में हैं, दावेदार हैं, लेकिन उनके साथ अडानी और अंबानी नहीं है, इसलिए वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और ये सबको मालूम है कि पहली बार वाइब्रेंट गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रतन टाटा ने रखा था। तो ये इस देश की जो पूंजीवादी लॉबी है वो इनके साथ है। और अब तो खुल के सामने आ गया है कि किस तरीके से अडानी को इन्होंने प्रमोट किया है, और अडानी ने इनको प्रमोट किया है। मतलब ये उसके हवाई जहाज में उड़ते हैं, उसको बैंकों से लोन दिलाते हैं, उससे चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो हमको पता ही नहीं लगता है कि कितना चंदा वो दे रहा है, और खुल के उसके हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई छुपा के भी नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ये खुला खेल है। और बड़ी चालाकी से जातियों का समीकरण बैठा के ये सत्ता इन्होंने हासिल की है। विभिन्न ये तो मानना पड़ेगा कि इन्होंने ये जो पूरा सोशल इंजीनियरिंग किया है कि विभिन्न जाति समुदायों के नेताओं को अपने यहाँ एक तरीके से एडजस्ट किया है। लेकिन ये बहुत मेरा मानना है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेजाइल, ये बड़ा कमजोर किस्म का गठबंधन है, क्योंकि ये सारा कुछ चल रहा है पैसे के बल पे। कल के इंटरव्यू में मैं देख रहा था, सत्यपाल मलिक कह रहे थे कि अगर अडानी ने अपना हाथ खींच लिया तो ये पार्टी इस तरीके से परिवर्तित होगी कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये वही पार्टी थी जो एक जमाने में इतनी ताकतवर थी। लेकिन कुल मिला के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्चस्व अभी भी सवर्णों का है। आपने बात बिल्कुल सही कही। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, सरकारी कार्यालय में, आप नाम पढ़िए अधिकारियों के, जो नेम प्लेट है ज्यादातर अभी भी सवर्ण है, सत्ता सवर्णों के हाथ में ही है। और बिल्कुल आपने सही बात कही कि प्रतिशत
जो ओबीसी और दलित अधिकारियों का है वो उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। और ये इसलिए है क्योंकि जैसे आपने कहा कि ओबीसी, दलित, अनुसूचित जनजाति के लोग बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे तो रह सकते हैं लेकिन वो अधिकारियों के पद पे नहीं रह सकते। ये इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च पदों पे भी सिर्फ सवर्ण ही रह सकते हैं और कुछ पद तो एकदम मतलब ब्राह्मणों के लिए आरक्षित हैं। और इसको आप देखें, भंवर सिंह मेघवंशी ने अपनी किताब में बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि एक एक चैप्टर है जिसका शीर्षक है कि आप प्रचारक तो बन सकते हैं लेकिन विचारक नहीं। क्योंकि वो जिस तरह के सवाल खड़ा करते थे आरएसएस के अंदर जब आरएसएस के साथ थे, तो उनसे कहा कि भैया आप अपने स्वतंत्र दिमाग से चिंतन मत कीजिए, ऊपर से जो कहा जा रहा है नागपुर से, आपको बस उस बात का प्रचार करना है। आप प्रचारक बन सकते हैं लेकिन आप विचारक नहीं बन सकते। तो इसकी छूट नहीं है। और जाहिर है कि जिस संगठन के शीर्ष पे सवर्ण, खास करके ब्राह्मण, और वो भी एक विशेष किस्म के ब्राह्मण महाराष्ट्र से, जो उनका जहाँ पे बोलबाला है, तो वो संगठन की सोच क्या होगी वो मोहन भागवत ने खुल के कह दी थी पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले। और यही इनकी राजनीति है। धीरे धीरे आरक्षण को राजनीतिक तरीके से भी और जो निजीकरण है उसको बढ़ावा देके, क्योंकि जब नौकरियां निजी क्षेत्र में चली जाएंगी, ठेके पे चली जाएंगी, संविदा पे चली जाएंगी, तब आप आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं रख पाएंगे। अभी भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होते हुए भी ऊंचे पदों पे, जैसे मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था, तो वहां पता लगा कि प्रोफेसर पद पे 100 स्थान आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, लेकिन नियुक्ति कितनी है? एक भी नहीं। क्योंकि जब कोई अनुसूचित जाति का असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जब इंटरव्यू देता है अपने प्रमोशन के लिए, तो प्राय ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड होता है, जिसमें वर्चस्व जाहिर है कि सवर्णों का रहेगा क्योंकि अभी वही ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, तो ये कह दिया जाता है कि नॉट फाउंड सूटेबल। और इसी तरह की एक घटना इलाहाबाद में गोविंद वल्लभ पंत संस्थान में भी हुई, जिसको लेके काफी विवाद हुआ। तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि ओबीसी और दलित पृष्ठभूमि के लोगों को खास करके शिक्षा के क्षेत्र में मतलब नौकरियों में है जरूर, लेकिन नीचे वाले पदों पे, जिसको कि ग्रुप डी, ग्रुप सी कहते हैं, ऊपर के पदों पे उतने नहीं हैं जो जितनी उनकी जनसंख्या है। जो निर्वाचित पद है उस पे जरूर है, क्योंकि वहां तो अगर आरक्षित सीट है तो उस पे और कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में तो वो प्रतिशत और भी कम है, नौकरियों से भी कम है।